नमस्कार। आज हम अज्ञेय की कविता हमारा देश, इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मार्फत चर्चा करेंगे। तो पहले इस कविता को मैं पढ़ता हूँ। इस कविता का शीर्षक है हमारा देश, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और इसकी एक एक पंक्ति को देखिए। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ी में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मांदल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बसता है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। तो ये जो कविता है, ये हमारा देश कविता है। इस कविता का हमने पाठ किया और एक मोटा मोटी जो अर्थ है वो हमें समझ में आ ही गया कि देश वहाँ बसता है जहाँ पर गांव है, गांव के लोग हैं, वो जैसे घरों में रहते हैं, उनके घरों का जिक्र है। ढोल मांदल बांसुरी जो उनके वाद्य यंत्र हैं, उनके नाचने गाने की जो संस्कृति है, प्रकृति के साथ एक रंग होकर, उसकी बात है। और फिर उसके बाद मतलब पहले की तीन पंक्तियों के जो 2 पैरा हैं, उसमें उस गांव के बारे में बताया गया है। गांव के लोगों, उनकी संस्कृति, उनके जीने के तरीके के बारे में बताया गया है। और बाद के जो 2 बंद हैं 3 पंक्तियों के, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से शहर जो है इनकी संस्कृति को लील रहा है, नष्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और लास्ट की जो 3 पंक्तियों का बंद है, जो अंतिम पंक्तियां हैं, उसमें इनकी जो सरल संस्कृति है और जो नई सभ्यता है, संस्कृति और सभ्यता के एक द्वंद्व को दिखाया गया है। बहरहाल इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें देख लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल शब्द है, सिर्फ एक शब्द को छोड़कर, जो अयानी है, जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता था और मैंने भी उसका अर्थ ढूंढा, गूगल पर खोजा, नहीं मिला। और फिर मेरे एक मित्र अध्यापक हैं जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, अवनीश जी, उन्होंने मुझे इसका अर्थ बताया और उसके बाद ये पूरी कविता मेरे लिए खुल गई। कविता को समझना एक बात है और उसको समझकर समझाना बिल्कुल दूसरी बात है। और न सिर्फ कविता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे अनुभव संसार से जब गुजरती हैं तो हम जैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही दूसरे के सामने उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो इस कविता में कुछ एक शब्द हैं। तृण मतलब घास, छप्पर आपको पता है, छत मतलब फूस के जो घर होते हैं उनके छत को छप्पर कहा जाता है। ढुलमुल मतलब हिलता हुआ, गंवारू गांव का, जिससे गंवार शब्द भी बना है, जो मुझे बहुत प्यारा है। अक्सर लोग गंवार का मतलब मूर्ख समझ लेते हैं और गंवार का मतलब होता है गांव का। पर शहरियों के लिए गांव के लोग जो हैं वो मूर्ख ही होते हैं। इसी वजह से फिर उन्होंने गंवार कहना शुरू कर दिया और हम गांव वालों ने भी मूर्ख को गंवार कहना शुरू कर दिया। तो इस शब्द का जो अर्थ है वो गांव का है। ढोल आपको पता है, मांदर एक तरह का वाद्य यंत्र है बजाने का। बांसुरी आपको पता है। उमगते सुर में मतलब जो सुर उससे निकलता है, जो वाद्य यंत्रों से बिल्कुल जो आपका मन मोह लेता है,
जो उमगते हुए, बहुत ही दिल को छूते हुए साधना, आपको पता है जो बहुत बताया गया है, ऋषि मुनि लोग साधना करते थे पहाड़ों में जाकर, इसलिए कि वो मतलब उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, दुनिया के रहस्य को जान लें। इन्हीं के मर्म आपको पता है, जो उसका मीनिंग होता है, मतलब होता है, जो हृदय के अंदर होता है, उसका अर्थ, मार्मिक अर्थ। लोलुप लालची, वासना इच्छा, और लहरती अल्हड़, मतलब जो बिल्कुल नियमों का और अनुशासन का, तथाकथित अनुशासनों का जो ख्याल न करता या जिसमें ख्याल न रखा जाता हो। अयानी, सरल, भोलापन, सहज होना, और इसमें कोई मुश्किल शब्द उसके बाद नहीं है। तो हम अब लौटते हैं पहले 3 पंक्तियों की तरफ। इन्हीं तृण फूस छप्पर से, लेकिन उससे पहले जो इस कविता का शीर्षक है, हमारा देश। 2 शब्द हैं, हमारा और देश। देश आपको पता है कि क्या होता है। देश का जो अर्थ होता है, जो पारिभाषिक अर्थ होता है, या फिर यह आप समझते हैं, ये आपके अनुभव अनुसार में ठीक वैसा ही है कि अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप ना बता पाए, पर देश का मतलब आप समझते हैं। एक भौगोलिक इकाई जिसकी अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं और उसकी अपनी संस्कृति होती है, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ एक सरकार होती है, और इस तरह की और कई चीज़ें। हमारा देश, मेरा जो जोर है वो इस शब्द पर है, हमारा। मेरा देश नहीं है ये, हमारा देश है। हम मतलब हम सब लोग जो इस देश में रहते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न सभ्यताओं के लोग रहते हैं, मतलब पीछे छूट गए जो लोग हैं और खूब आगे बढ़ गए जो लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, वो तमिल हो, मराठी हो, नागामीज़ हो, नगा हो, मणिपुरी हो, मिजो हो, अरुणाचल का हो, कश्मीरी हो, गुजरात का हो, बिहार का हो, ये सारे लोग जो हैं हम हैं। और इन सारे लोगों का मैंने जो नाम लिया, इन सारे लोगों की जो संस्कृति है वह भी हमारी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी संस्कृति से सहमत हो, पर हमारा देश, और ये हमारे देश की बात है। और जब आप हमारे देश को समझेंगे तब आपके सामने जो दूसरी तरह के बाधाएं आती हैं, या इस देश को समझने में जिस वजह से हमें दिक्कत होती है, या हम समझते हैं कि हमारा ज़्यादा है और तमिल का हमसे कम है, या हमारा ज़्यादा है, नगा लोगों का, मणिपुरी लोगों का हमसे थोड़ा कम है, तो ये जब आप हमारा देश को समझ जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। ये बिल्कुल उतना ही है आपका ये देश जितना तमिल या मलयाली लोगों का है, उससे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं है आपका, किसी का भी नहीं, उनका भी नहीं है। उनका भी ये देश मलयाली और तमिल लोगों का, या किसी भी दूसरे राज्य के लोगों का, यह देश उतना ही है जितना कि मेरा है, हमारा है। तो ये समझने की बात है, और जब आप ये समझेंगे तभी एक कविता निकली। ये कविता जो है, इस कविता से, इसलिए भी इस कविता को मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि ये कविता झारखंड में लिखी गई थी 6 फरवरी 1949 को, आज़ादी के बिल्कुल 2 साल भी नहीं हुए थे। रांची मुरी, आगे ने बताया है कि ये रांची से मुरी, जो लगभग रांची से 50 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, रांची से मुरी जाते हुए बस में कविता लिखी गई थी। और जब वो बस से गुज़र रहे थे तब उनको ये घास फूस के छप्पर और ये ढोल मादल बांसुरी जो है, ये बिल्कुल एक आदिवासी संस्कृति की कविता है। इसमें कहा नहीं है उन्होंने, पर हिंदी में लिखी गई लगभग आदिवासियों पर, मतलब
कम से कम स्वतंत्रता के बाद पहली कविताओं में से एक है। यह हालांकि बाहर से आए हुए एक व्यक्ति के दृष्टि से लिखी हुई कविता है, बावजूद इसके यह आदिवासी समाज पर लिखी हुई कविता है। झारखंड में रहने वाले गैर आदिवासी लोग ढोल मांदल शब्द का इस्तेमाल है, झारखंड में से मांदर कहते हैं, जिसे गले में टांग कर बजाया जाता है, इसका प्रयोग नहीं होता। तो आदिवासियों पर लिखी हुई कविता है और ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल आज़ादी के अभी 2 साल नहीं हुए थे, उस समय से हमारे जो पुरखे कवि थे वो ये समझते थे कि ये देश जो है वो सबका है। और आज आदिवासी अगर ये समझ धीरे धीरे और विकसित हो पाती तो आज आदिवासी जिस तरह से हाशिए पर जी रहे हैं या बहुत सारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का ही खतरा मंडरा रहा है, ये नहीं होता। खैर, ये कविता ये कह रही है कि इन्हीं जो शब्द है, ये लगभग चारों बंद जो है, मतलब जो कविता की 3-3 पंक्तियाँ, हर इसकी शुरुआत जो इन्हीं से होती है। वो कह रहे हैं, और इन्हीं मतलब वो जोर देकर कह रहे हैं कि इन्हीं तीर्ण फुस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ी में ही हमारा देश बसता है। झोपड़ी में ही, ऐसे भी कहा जाता है कि भारत जो है गरीबों का देश है, मतलब गरीब नहीं, गरीबों का देश है, किसानों का देश है, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो घास फूस के छप्पर से ढके, मतलब घास फूस के छप्पर से ढका हुआ है उसका छत जो है, जिन्होंने भी पुआल का, खर का, इस तरह का घर देखा होगा वो समझ सकते हैं। और आदिवासी इलाकों के ऊपर अगर कोई फिल्म देखी हो, कोई पेंटिंग देखा हो तो भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो ढका हुआ है घास फूस से, और ढुलमुल गंवारू, ढुलमुल मतलब जो हिलता है, हवा चलने के साथ ऐसा लगता है कि हिल रहा है, गंवारू गांव के झोपड़ी में ही हमारा देश बसता है। अगर आपको ये देखना है कि देश कहाँ है और ये देखना है आज के समय में कि देश का विकास कहाँ पहुँचा है, तो आपको इसी ढुलमुल गंवारू झोपड़ी में आकर फिर देखना होगा देश को। क्योंकि लोगों की नज़र जो है, अगर कोई दिल्ली से देख रहा है तो हमें रोशनी में रहने की इतनी आदत हो गई है कि हम रोशनी से बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रहे। मतलब इसका मैं सीधा सा मतलब सीधी बात कह रहा हूँ कि हम जहाँ जाते हैं शहरों में हमें सिर्फ रोशनी दिखती है, बड़े बड़े लाइट होते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं घरों में बिजली नहीं जाती है। तो हमारी आंखें जो हैं अंधेरे में देखने की जो अभ्यस्त आंखें थी, हमारे पुरखों से चली आ रही थी। हम गांव में जब रहते थे तब भी हम अंधेरे में ज़्यादा दूर तक देख सकते थे, मतलब कम रोशनी में भी आंखें ज़्यादा देख पाती थी। यह अब संभव नहीं हो पा रहा है। आप शायद मेरी बात ना समझ रहे हो, पर कभी गौर कीजिएगा। जैसे कहा जाता है कि बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें जो है, कान जो है, धीरे धीरे तेज़ सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं और उसकी क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसा ही असर हमारी आंखों के साथ भी हुआ है। तो कहने का अर्थ है, ये एक सामान्य अर्थ है, और इसका अगर भाव जो है, कहने का मेरा भावार्थ जो है वो ये है कि हम चकाचौंध में इतने घिरे हुए हैं कि हमें उसके बाहर की दुनिया नहीं दिखाई पड़ती। तो दिल्ली से देखने वाली नज़रें जो है वे एक सीमा तक ही देख पाती हैं, उसके बाद नहीं देख पाती। और यही वजह है कि हम जो है, हमारा गांव इन झोपड़ी और इन गाँवों में बसता है, इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। या फिर ये से समझिए कि अगर इनका विकास नहीं हुआ, ये जब आज़ादी के बाद ये कविता लिख रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि जब इनका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, उसके आगे कहते हैं कि इन्हीं के ढोल मांदल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। साधना क्या है? साधना किसको कहा जाता है? मतलब हम ये कहते हैं कि लोग जाते थे किसी, और मतलब पूजा, योग, ध्यान, जप, तप, इसको हम साधना कहते हैं।
और साधना का एक अर्थ ये है कि किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, कि जब आप किसी एक लक्ष्य पर एकदम दृढ़ हैं तो आपको मतलब उसको साधना कहते हैं, उसको साधक कहते हैं, जो और दूसरी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। तो साधना का रस क्या है? साधना का रस है इस देश में ऐसी खुशी का माहौल हो कि हर कोई थिरकता फिरे, गाता फिरे, खुश हो, खुशहाली हो। देश की साधना क्या हो सकती है? क्या पूरा देश एक पैर पे खड़ा हो जाएगा या हिमालय में जाकर साधनारत हो जाएगा? नहीं। देश जब है और वो हमारा देश है, और देश का मतलब क्या है? किसी मानचित्र पर खिंची हुई कुछ रेखाएं, मतलब विश्व के मानचित्र पर, या भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ कोई देश? देश का मतलब है वहाँ के लोग, वहाँ की जनता। देश है, लोग हैं तभी देश है, अदरवाइज अगर देश है और लोग नहीं हैं तो भी उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो अगर साधना का रस देश का है तो वो यही है जो इनके जीवन में जो उत्साह है, जो इनके गीतों से, इनके वाद्य यंत्रों से मिलता है। और आप गाते कब हैं? जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप आराम से होते हैं, जब आप जब खुश होते हैं। तो उस खुशी तक पहुंचना, उस शांति और संतोष के मनोभाव तक पहुंचना ही साधना है। और साधना का रस जो है उससे प्राप्त होने वाली खुशी है, वह किसकी खुशी है? हमारे देश की खुशी है, हम लोगों की खुशी है। तो ये वो कहना चाहते हैं कि इन्हीं के ढोल मांदल बांसुरी के उमगते सुर में ये जो सुर निकाल रहे हैं, ये जो गा रहे हैं, यही तो साधना का रस है, यहीं तो हमें पहुंचना है। हम भी गाने सुनने का शौक है ही, पर ये जो दिल से निकली हुई आवाज़ें हैं, जो गीत हैं, जो इनके लय हैं, यही साधना का रस है। यही हर देश का लक्ष्य हो सकता है कि देश जो है वो खुशी से गुनगुनाता फिरे, गाता फिरे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्हीं के मर्म को, ये जो इनका मर्म है, इनके जीवन का मर्म, इसको शहर नहीं समझ पा रहा है। उनको लगता है कि ये क्या जी रहे हैं, ये भी कोई जीना है? ये जीना नहीं है। शहर सोचता है कि जीना सिर्फ उसको आता है और बाकी जगहों को भी शहर हो जाना है। शहर तो अपनी मौत मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह चाहता है कि लोग उसकी तरह हो जाएं। आज ही देखिए ना क्या हो रहा है। कोरोना वायरस से परेशान जो मज़दूर और किसान हैं, ज़्यादातर मज़दूर जो शहरों में काम करते थे, शहर ने क्या किया? बाहर धकेल दिया, रास्ते पे धकेल दिया। लोग मर रहे हैं, 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। बावजूद इसके जब ये संकट टल जाएगा, और टलना ही चाहिए हम सब के लिए, मानवता के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, जब टल जाएगा और हम इससे निकल कर आ जाएंगे, तो वापस शहर यही चाहेगा कि बाकी जो देश है वो उनकी तरह बने। उसी की तरफ इशारा कर रहे थे अज्ञेय। कह रहे हैं कि इनके मर्म से अनजान, इनके जीवन का जो मर्म है, जो साधना का रस है, वो खुशी है, सबकी खुशी है। तो मर्म क्या है? खुश रहना है। तो ये जो जीवन में जो खुश रहना है, यही सबसे मुख्य है। आप कैसे खुश रहते हैं, कितने में खुश रहते हैं, ये शहर नहीं डिसाइड कर सकता है। शहर आपसे नहीं कह सकता है कि आपका फ़ोन पुराना हो गया, आप नया फ़ोन लेंगे तभी खुश होंगे। शहर तो यही कहता है आपकी हेयर क्रीम पुरानी हो गई है, आपका जीन्स पुराना हो गया, आपका जूता पुराना हो गया, आपके कलम पुराने हो गए हैं, आपका चश्मा पुराना हो गया है। मतलब वो चाहता है कि आप उसकी नज़र से देखें। पर और इसी वजह से वह गांव के लोगों के, या जो ये जो लोग हैं जिनके जो साधना का रस जिनके सुरों में बसता है, जो जीवन के मर्म को समझते हैं कि खुश रहना ही जीवन का अंतिम सत्य है, सच है, इस मर्म से अनजान वजह से शहरों की जो लोलुप लालची दृष्टि है, शहर जो है लालची है, वो कह रहे हैं, यज्ञ कह रहे हैं, जो ज़्यादातर जिन्होंने शहरी जीवन पर कविताएं लिखी, शहरों की ढकी लोलुप
विषैली वासना का सांप डसता है। सांप डसता है तो विष चढ़ता है। तो ये जो शहर डसता है, क्यों डसता है? वो लालची है। और उसमें किस चीज़ का विषय? वासना का विषय। कैसी वासना, कैसी इच्छाएं? विषैली इच्छाएं, विषैली हैं। मतलब वो अपना ही अंत करना चाह रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, नदी खराब हो रही हैं, नदियाँ खराब हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो अंत की तरफ जा रहे हैं। तो यही है वो विषैली वासना। और ये किसको डस रहे हैं? ये गांव के लोगों को डस रहे हैं। गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? उनको खुद तो लोलुप हैं ही, लालची तो हैं, इनको भी लालची बना रहे हैं। यहाँ गांव में जीने के साधनों के, बुनियादी साधनों का इतना अभाव हो गया है। आज़ादी के आज इतने सालों बाद, इस कवि 1949 में लिखी हुई इस कविता के इतने साल बाद, कि तब तो कम लोग जाते थे, अब तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और इसी वजह से जो है इस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे देश का मर्म होना चाहिए। उससे शहरी लोलुप जो है, तो यह नहीं समझ पाने की वजह से शहर जो है वो गाँव को डस रहा है, नष्ट कर रहा है। ये अज्ञे 1949 में लिख रहे थे। और इसका सबसे भीषण सच, इतना साफ सच, इतना स्पष्ट सच, ये शायद हमें ही देखना था। शहरों ने किस तरह से गांव को, और गांव का मतलब गांव वालों को डसा है, ये आज पूरे देश में दिख रहा है। और उसके बाद फिर वो अपनी अंतिम पंक्तियों पर आते हैं, और जो अज्ञे का फेवरेट पंक्तियाँ होती हैं, मतलब फेवरेट विषय है जो है संस्कृति और सभ्यता। जो नदी के द्वीप कविता है उसमें भी उन्होंने इस पर बात की है, संस्कृति पर, जहाँ पर नदी जो है वो संस्कृति की प्रतीक है। और लगातार जो अपने लेखों में भी अज्ञे ने इस पर विचार किया है। वो अंतिम पंक्तियाँ हैं कि इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। सभ्यता का भूत और अयानी संस्कृति। अयानी संस्कृति मतलब सरल, सहज संस्कृति, भोलेपन से भरी हुई संस्कृति, नैसर्गिक संस्कृति, जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो इन्हीं घास फूस के ढुलमुल जो छप्पर वाले घरों में है, जो गंवारू लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो भोले लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है वो है अयानी संस्कृति, जहाँ कोई बनावट नहीं है, जहाँ जो कहा जाता है वो समझा जाता है। शहरियों की तरह, शहरी लोगों की तरह यहाँ उनके जीवन में बहुत तरह के जटिलताएं नहीं हैं, बनावट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कौन क्या कह रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि विषैली मतलब जो सांप, जो शहरी जो लोलुप इच्छाओं के सांप है वो डसता है। अज्ञे की कविता है ही सांप, जिसमें वो कहते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना भी नहीं आया। एक बात पूछूं जवाब दोगे, फिर कहाँ से सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? कि तुमको बसना तो आया नहीं, इंसान तो हो नहीं पाए, मनुष्य हो नहीं पाए, पर इतना ज़्यादा विष कहाँ से तुमने अपने अंदर रखा हुआ है? इतना जहर कैसे है तुम्हारे अंदर? इतनी हिंसा क्यों है दूसरों से, अपने ही तरह के दूसरे मनुष्यों से? क्यों नहीं प्रेम भाव बढ़ा पाए? क्यों नहीं बसना सीख पाए? सभ्य क्यों नहीं हो पाए? तो सभ्य होने का मतलब क्या है? जियो और जीने दो, दूसरों को समझना, दूसरों के लोकतांत्रिक अधिकारों, उनके बुनियादी अधिकारों को समझना और उसको महत्व देना। कि कोई आपसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डस लेंगे, उसको काट लेंगे, उसको नष्ट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसको जीने का अधिकार नहीं देंगे या जीना दुभर कर देंगे। वही वो अपनी सांप कविता में कहते हैं। और फिर वो यहाँ भी वही कहते हैं कि मर्म को नहीं समझ पाने की वजह से शहर की जो लालची विषैली वासनाओं से भरी जो इच्छाएं हैं वो डस रही हैं, गाँव को नष्ट कर रही हैं, गाँव की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। तो ही कह रहे हैं कि इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी, इन्हीं मतलब इन्हीं लोगों में। रांची आप जानते हैं आज झारखंड की राजधानी है, और मुरी वहाँ से और भी 50-60 किलोमीटर दूर है, वो और जंगलों में है। तो वहाँ जाते हुए उनको लगता है कि इन्हीं की जो लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति जिसमें अल्हड़ता है, जिसमें बनावट नहीं है, जिसमें नैसर्गिकता है, जिसमें उत्साह है,
और इनकी जो ये सरल संस्कृति है, इसकी दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है, कहता है क्या, उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, गंवारू हैं, गंवार हैं, पिछड़े हुए हैं, असभ्य हैं। और कौन हंसता है? सभ्यता का भूत हंसता है। वो सभ्यताएं जो नष्ट हो गई, जो मिट गई, या वो सभ्यताएं जो सभ्यताओं के नाम पर लोगों का जिसने कत्लेआम किया, इतनी सारी सभ्यताएं विकसित हुई। और अब ये जो शहरी सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति का जो अंतर है वो ये है कि सभ्यता जो है वो जीवन यापन का या सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से उसका संबंध है कि आप किस तरह से एक सभ्यता का विकास करते हैं। तो उसमें आप ये देखते हैं कि वहाँ सड़कें कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, हॉस्पिटल्स कैसे थे, मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी थी। पर संस्कृति का संबंध जो है वो आंतरिक वस्तुओं से है। आप सभ्यता के विकास को माप सकते हैं, संस्कृति को नहीं माप सकते। सभ्यता एक फिर बड़ी चीज़ है, जैसे भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता के अंतर्गत क्या है कि बहुत सारी संस्कृति है, बंगाली संस्कृति है, मलयाली संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, इस तरह की अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व की अपनी संस्कृति है, वहाँ उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों की कई संस्कृतियों के मेल से एक सभ्यता बनती है। पर जो सभ्यता है वह बाहरी व्यवहार की वस्तु है। कांट ने कहा था कि सभ्यता जो है बाहरी व्यवहार की वस्तु है, जबकि संस्कृति में नैतिकता की आवश्यकता होती है कि आपको दूसरे के जीवन मूल्यों को सम्मान करना पड़ता है। सभ्यता कहती है, बताती है कि हमारे पास क्या है, और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं। तो मोटा मोटा ये समझिए कि सभ्यता और संस्कृति के बीच का जो फर्क है वो यही है कि सभ्यता जो है वो सभ्य होने पर, यानी एक श्रेष्ठता के भाव से भरी होती है, और यह जीवन यापन के जो तरीके हैं या जो हमारे बाहरी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उससे आप सभ्यता को मापते हैं। संस्कृति बिल्कुल आंतरिक समझ की चीज़ है। जैसे अगर आप आदिवासी संस्कृति की बात करेंगे तो आपको उनके उन मूल्यों को, उन नैतिकताओं को, उन विश्वासों को, उन तरीक़ों को जानना होगा। सभ्यता आप कह देंगे कि ये लोग असभ्य हैं, बाहर से जैसे आप देखेंगे आप कह देंगे कि अरे ये तो किसी काम के नहीं है, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, यह खाना खाते हैं। तो आपने सभ्यता को अपने स्तर से माप लिया, पर संस्कृति को आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और भारतीय संस्कृति को भी समझना है तो आपको इस सभ्यता के तथाकथित ढोंग से बाहर निकलना होगा। ये अज्ञेय 1949 में ये बात कह रहे हैं। और आज़ादी के तुरंत बाद जिस बात की तरफ आगे इशारा कर रहे थे उस तरफ हमने शायद नहीं देखा, जिस तरफ देखने की अब भी ज़रूरत है। गांव और शहरों के बीच एक संवाद की बेहद ज़रूरत है, और संवाद मतलब समान स्तर पर आकर बातचीत करना, एकालाप नहीं कि एक व्यक्ति बोलता रहे, शहर बोलता रहे और गांव सुनता रहे। ऐसा हो भी रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आगे 1949 में कह रहे थे, और ये उनको तब समझ में आया जब वह एक आदिवासी इलाके से गुज़र रहे थे। तो हमें यह समझना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप आदिवासी इलाके में से गुज़रेंगे तभी ये बात समझ पाएंगे, या गांव से गुज़रेंगे तभी आप यह समझ पाएंगे। इस समझने के लिए दूसरी संस्कृतियों को जो महत्व हमें देना चाहिए, जो उनका हक है, वो अगर हम दे सकें तो हम अपनी संस्कृति के लिए भी बेहतर करेंगे और उनकी संस्कृति के लिए भी, और अंततः हमारे इस देश की सभ्यता के लिए भी, और तभी यह देश हमारा देश हो पाएगा। धन्यवाद।